हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन बीएससी थर्ड ईयर क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बात करेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर के अंदर शेखावटी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, किस प्रकार से है, वो चीज़ अपने को देखनी है। तो फर्स्ट चैप्टर या यूनिट फर्स्ट जो अपनी है, यूनिट फर्स्ट, वो है डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी। डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम थ्योरी मतलब क्वांटम सिद्धांत का विकास, कि क्वांटम सिद्धांत है वो किस प्रकार से डेवलप हुआ, आवश्यकता क्यों पड़ी, ये चीज़ अपने को देखनी है। तो इसके लिए कि सबसे पहले तो क्वांटम थ्योरी की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को, या क्वांटम सिद्धांत वो अपने को क्यों देना पड़ा, या ऐसा क्यों मानना पड़ा, वो चीज़ देखते हैं। तो इसके लिए अपन बात करें, कुछ पुराने टाइम की बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत तक, क्या है, 19वीं शताब्दी के अंत तक अपने को ऐसा लगता था कि फिजिक्स के अंदर या भौतिकी के अंदर सब कुछ अपन ने ज्ञात कर लिया है। सब कुछ ज्ञात कर लिया है मतलब ये मानते थे अपन कि जितने भी पदार्थ है वो पार्टिकल से मिलकर बने हुए होते थे। तो पार्टिकल्स कि पदार्थों के जो कण है, पार्टिकल्स है, वो न्यूटन के नियमों का पालन करते हैं। वो न्यूटन्स के नियमों का पालन करते थे, माना जाता था। आज भी अपन मानते हैं कि जितने भी पार्टिकल है नॉर्मली वो न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। इसके अलावा जितनी भी रेडिएशंस है, विकिरणें हैं, जितनी भी रेडिएशंस है वो सारी की सारी मैक्सवेल इक्वेशन जो कि 4 इक्वेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के डाइवर्जेंस और कर्ल के रूप में। तो क्या मानते थे 19वीं शताब्दी के अंत तक कि पार्टिकल्स है वो न्यूटन्स के लॉ का पालन करते हैं, और जो रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो मैक्सवेल इक्वेशन का पालन करती है। तो ये अपन मानते थे कि अपनी जो थ्योरी है, वो सिद्धांत है, वो पूर्ण है। लेकिन हुआ क्या कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कुछ नई घटनाएं देखी गई या कुछ नए एक्सपेरिमेंट खोजे गए। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, तो कुछ नए एक्सपेरिमेंट या कुछ नई घटनाएं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन, कृष्णिका विकिरण, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, कॉम्पटन प्रभाव है, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड मतलब ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, या इसके अलावा कुछ और देखें तो अपन कह सकते हैं स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, परमाणुओं का स्थायित्व। तो ये कुछ घटनाएं थी या कुछ तथ्य थे। इन घटनाओं या इन तथ्य या इन प्रयोगों को अपने जो ये क्लासिकल थ्योरी के नियम थे, क्लासिकल थ्योरी मतलब जो पुराना नॉलेज था, ये सारे का सारा क्या कहलाता है, क्लासिकल थ्योरी, चिरसम्मत सिद्धांत। तो अपने जो ये नई घटनाएं खोजी गई 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, कि ये जो घटनाएं थी, इन घटनाओं को अपन अपनी इस क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ नहीं पाए या इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए इसका मतलब इस जो क्लासिकल थ्योरी है उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी अपनी, या कुछ अधूरापन था। तो उस अधूरेपन या उस कमी को दूर करने के लिए अपने को एक नए सिद्धांत का निर्माण करना पड़ा। उसी नए सिद्धांत को अपन क्या कहते हैं, क्वांटम सिद्धांत। जो नया सिद्धांत है वही क्या है अपना क्वांटम सिद्धांत। तो बेसिकली क्वांटम सिद्धांत है
उत्पत्ति कहाँ से हुई उसकी या क्यों करनी पड़ी कि ये जो कुछ घटनाएं हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व, तो इन घटनाओं को अपनी जो पुरानी थ्योरी मतलब पार्टिकल और रेडिएशन के लिए जो न्यूटन्स लॉ या मैक्सवेल इक्वेशन यूज में लेते थे, उनके आधार पर इन घटनाओं को अपन समझ नहीं सकते थे। तो इसलिए अपने को एक नई क्वांटम थ्योरी का निर्माण करना पड़ा या नई क्वांटम थ्योरी दी गई। अब इस क्वांटम थ्योरी का सबसे पहले यूज कहाँ किया? जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसका जो स्पेक्ट्रम बनता है, उस स्पेक्ट्रम को समझने के प्रयासों से अपन ने क्या किया? क्वांटम थ्योरी का यूज किया, वहां पे किया। अब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम बनता है, विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम है, वो क्लासिकल थ्योरी के आधार पे नहीं समझ सकते थे। कुछ साइंटिस्ट थे, फॉर एग्जांपल वीन, रेले जीन्स, इन्होंने जो ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम है, उस स्पेक्ट्रम को क्लासिकल थ्योरी के आधार पर समझाने का प्रयास किया, लेकिन ये भी फेल हो गए। फेल कैसे हो गए कि इनका वीन का जो नियम था वो पहले आधे हिस्से के लिए लागू हुआ, रेले जीन्स का जो नियम था वो अगले आधे हिस्से के लिए लागू हुआ, लेकिन दोनों में से किसी का भी नियम ऐसा नहीं था जो पूरे ग्राफ को या पूरे रेडिएशन स्पेक्ट्रम को एक साथ समझा सके। तो ये इनकी कमियां रह गई। तो कमियां रह गई तो इसके बाद में मैक्स प्लांक ने क्या किया? इस स्पेक्ट्रम को, जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का स्पेक्ट्रम था, उसको समझने का या समझाने का प्रयास किया। और क्या कहा इसने कि जो दोलक होते हैं, उन दोलकों में जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो कंटिन्यूस न होके डिस्क्रीट होता है। क्या कहा? कि जो एनर्जी चेंजेस है, एनर्जी चेंज वो कंटिन्यूस न होके कैसा होगा? डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया कि कृष्णिका विकिरण के अंदर, कृष्णिका के अंदर जो एनर्जी चेंजेज हो रहा है, दोलकों की एनर्जी में जो परिवर्तन हो रहा है, वो दोलकों की एनर्जी में परिवर्तन या दोलकों की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या जो इमिशन है, रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन है, वो एनर्जी की फॉर्म में कंटिन्यूस ना होकर क्या होता है? डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड होता है। तो एक अचानक से इसने चेंजेस करके बता दिया। चेंजेस यही कि कंटिन्यूस की जगह एनर्जी को कैसा माना जाए? डिस्क्रीट या क्वांटाइज्ड माना जाए। मतलब कि जो ऊर्जा का आदान प्रदान है वो फोटोन के रूप में होता है। ऊर्जा का आदान प्रदान फोटोन के रूप में। फोटोन एनर्जी का एक छोटा सा क्वांटा होता है, एनर्जी क्वांटा। फोटोन की एनर्जी है वो रिप्रेजेंट की जाती है E = h न्यू के द्वारा, जहां h प्लांक कांस्टेंट और न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो प्लांक ने क्या बताया कि ऊर्जा का आदान प्रदान जो भी होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है, और वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट ही क्या कहलाते हैं? फोटोन कहलाते हैं या ऊर्जा का क्वांटा कहलाते हैं। और उस एनर्जी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? E = h न्यू या NH न्यू। n इंटीजर नंबर हो जाएगा, तो अपने पास में जो ऊर्जा का आदान प्रदान होगा वो h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू इस फॉर्म के अंदर होगा, मतलब डिस्क्रीट वे में ऊर्जा का आदान प्रदान होगा। तो जब प्लांक ने ये वाली थ्योरी दी तो इसी थ्योरी को नाम दे दिया गया क्वांटम थ्योरी। अब ये क्वांटम जो थ्योरी है उसके आधार पे इन जो घटनाएं, मतलब जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन थी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, कॉम्पटन इफेक्ट, स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स, इन घटनाओं या इन एक्सपेरिमेंट को समझने का प्रयास किया तो वो काफ़ी हद तक अपन इनको समझ पाए। तो इसीलिए अपनी एक नई थ्योरी का निर्माण कर दिया अपन ने, जो कि क्या कहलाई? क्वांटम थ्योरी। अब इस क्वांटम थ्योरी के आधार पे अपन इन सब घटनाओं को है वो डिटेल में आगे अपन स्टडी करेंगे कि कैसे कैसे अपन समझ सकते हैं। साथ में ये भी देखेंगे कि इन घटनाओं के लिए क्लासिकल थ्योरी है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, उसके अकॉर्डिंग क्या चेंजेस हुआ, कि क्या क्यों ये समझा नहीं पाई क्लासिकल थ्योरी, फेल क्यों हो गई, वो चीज़ भी अपन देखेंगे। तो उससे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखने से पहले अपन बात करेंगे EM वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है?
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय विकिरणें। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दो शब्द है, एक तो इलेक्ट्रो और एक मैग्नेटिक, मतलब एक तो इलेक्ट्रिक विद्युत क्षेत्र और क्या है मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो शब्द आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अपन जानते हैं सिंपल सा कि अगर मेरे पास में कोई चार्ज पार्टिकल है, कोई भी चार्ज पार्टिकल, और ये कैसा है स्थिर अवस्था में है, स्थिर है, स्टैटिक है, तो उस स्थिति में इस पार्टिकल के चारों तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा वो अगर स्थिर अवस्था में है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा। लेकिन अगर यही चार्ज पार्टिकल मूविंग अवस्था में है, मतलब गति कर रहा है, और गति भी कैसे, कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है, तो उस स्थिति में ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। तो कोई भी पार्टिकल है तो पार्टिकल के चारों तरफ उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज पार्टिकल है तो, और अगर वही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेग से गति कर रहा है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण भी करता है। लेकिन यहाँ क्या देखना अपने को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, मतलब एक साथ देखना है। तो अगर यही चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह, यहाँ तो कांस्टेंट वेलोसिटी थी, तो इस कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह अगर यही पार्टिकल एसिलेटेड मोशन करने लग जाए, एसिलेटेड मोशन मतलब त्वरित गति करने लग जाए, तो उस स्थिति में क्या करेगा कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल त्वरित गति कर रहा है तो वो मुक्त आकाश में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कंबाइंड रूप से जनरेट करता है। और जो ऐसा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है जो एक साथ स्वतंत्र रूप से गति करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होते हैं। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर त्वरित गति कर रहा है तो कोई भी त्वरित विद्युत आवेश क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एक साथ जनरेट करेगा। तो गति करता हुआ क्या करेगा, EM वेव या EM रेडिएशन, विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्सर्जित करेगा। तो ध्यान रखना है, स्टैटिक पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, मूविंग पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और अगर वही मूविंग पार्टिकल एसिलेटेड रूप से मूव हो रहा है, त्वरित रूप से मूव हो रहा है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जनरेशन करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का निर्माण करता है। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो अपन जानते हैं वैक्यूम के अंदर, निर्वात के अंदर लाइट वेलोसिटी से मूव करती है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो प्रकाश के वेग से गति करेगी, जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं C बराबर 1/√μ0ε0, जो कि इक्वल होता है अप्रोक्सीमेट इक्वल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट वेलोसिटी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जहां μ0ε0, ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, μ0 निर्वात की चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता, चुंबकशीलता, तो ये हो गई अपनी C बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो लाइट वेलोसिटी से गति करती है। इसके अलावा जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनका प्रकाश लाइट की तरह, क्योंकि प्रकाश के बारे में ऑलरेडी अपन जानते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रकाश की तरह उनका रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन, रिफ्रैक्शन अपवर्तन, डिफ्रैक्शन विवर्तन, इंटरफेरेंस व्यतिकरण, ध्रुवण पोलराइजेशन। तो जिस प्रकार से पोलराइजेशन, तो जिस प्रकार से प्रकाश का परावर्तन, ध्रुवण, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाएं होती है, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए भी यही घटनाएं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ की बात करें तो वेवलेंथ होगी वो 0 to इनफाइनाइट होती है। मतलब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं उनमें 0 वेवलेंथ से लेकर इनफाइनाइट वेवलेंथ तक की हर तरह की वेवलेंथ की जो रेडिएशन है वो पाई जाती है। इसके अलावा अपन जो अपनी लाइट की बात करते हैं, प्रकाश की, या जो तापीय ऊर्जा है, इंफ्रारेड, अवरक्त किरणें हैं आदि, ये सारा भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक छोटा सा हिस्सा है।
प्रकाश, नॉर्मली अपन जानते हैं प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होगी। इसके अलावा जो विविक्त किरणें हैं, IR रेडिएशन हो गई, रेडियो वेव हो गई, रेडियो वेव, एक्सरेज, माइक्रोवेव, यूवी, अल्ट्रावायलेट किरणें आदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उन्हीं के हिस्से हैं। तो ये सारी रेडिएशन है वैक्यूम के अंदर क्या होगी, लाइट वेलोसिटी से गति करेगी, मतलब प्रकाश की तरह बिल्कुल व्यवहार करेगी। अब प्रकाश की नॉर्मली जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी इनकी होगी वेलोसिटी वगैरह के रूप में। तो ये थी अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब प्रत्येक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी वेवलेंथ भी अलग अलग होती है, जो अपन आसानी से पता कर सकते हैं कि किसकी वेवलेंथ है वो क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैंने लाइट के लिए बता दिया है कि 3800 से 7800 एंगस्ट्रॉम होगी। अब जो अपना मेन टॉपिक है नेक्स्ट आगे कि जो क्वांटम थ्योरी है उसका विकास क्यों हुआ था, तो पहला जो था ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो सबसे पहले अपने को ये देखना है कि ब्लैक बॉडी एक्चुअल में होती क्या है। ब्लैक बॉडी मतलब कृष्णिका। तो कृष्णिका कोई भी वस्तु हो सकती है, ऐसी कोई भी वस्तु, कृष्णिका के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर आपतित हर तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले, वो क्या कहलाती है, आदर्श कृष्णिका। कैसी? आदर्श कृष्णिका, आइडियल ब्लैक बॉडी कहलाती है। तो ब्लैक बॉडी का मतलब ऐसी कोई भी वस्तु जो अपने ऊपर या अपने पृष्ठ के ऊपर आपतित सभी प्रकार की तरंग दैर्ध्य की या सभी तरंग दैर्ध्यों की विकिरणों को अवशोषित कर ले, वो कहलाती है आदर्श कृष्णिका। जो आदर्श कृष्णिका होगी उसके लिए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट होगा, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, आदर्श कृष्णिका के लिए जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट का मान इकाई होता है, यूनिट 1 होता है, मतलब अपने ऊपर आपतित हर तरह की वेवलेंथ की रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये हो गई अपनी आदर्श कृष्णिका। लेकिन अपन जानते हैं कि प्रकृति में एक्चुअल में आदर्श ऐसा कुछ नहीं होता है, मतलब आदर्श कृष्णिका पाई नहीं जाती है कि जो अपने ऊपर आपतित हर तरह की तरंग दैर्ध्य की विकिरणों को अवशोषित कर ले। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक आर्टिफिशियल जो ब्लैक बॉडी है, जो रियल में जो ब्लैक बॉडी होगी उसकी बात करते हैं। तो जो ब्लैक बॉडी होती है, तो ब्लैक बॉडी के रूप में अपन क्या करते हैं, एक कैविटी ले लेते हैं और कैविटी में एक बारीक सा छिद्र होता है। कैविटी, कोई भी एक कैविटी ले ली जिसमें एक बारीक सा छिद्र है। इस कैविटी के जो अंदर वाले पृष्ठ है, उस अंदर वाले पृष्ठों को अपन ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं। तो कैविटी ली, कैविटी में एक बारीक छिद्र है और जो अंदर वाले पृष्ठ है, उन अंदर वाले पृष्ठों को अपन ब्लैक पेंट कर देते हैं। और इस कैविटी का जो टेम्परेचर है वो हाई रखा जाता है, साथ में जो हाई टेम्परेचर के साथ साथ में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट भी बनाए हुए रखते हैं। तो उस स्थिति में जो अपना ये कैविटी है वो ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करता है। अब ब्लैक बॉडी की तरह व्यवहार करेगा तो इससे रेडिएशन भी इमिट होगी, और जो रेडिएशन इमिट होती है वही कहलाती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।